आप सभी को नमस्कार। साथियों, अखिलेश जी पर चल रहे एकाग्र की यह तीसरी कड़ी है और इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथाकार, संस्मरणकार और संपादक अखिलेश जी पर हम लोग इस एकाग्र के बहाने कई कोणों से विचार कर रहे हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व पर जिसके साहित्यिक अवदान से हम सभी भली भांति परिचित हैं। अलग अलग कड़ियों में हमारे लिए यह खुशी की बात है कि कई महत्वपूर्ण वक्ता आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आज की इस कड़ी में हमारे साथ जाने माने आलोचक वीरेंद्र यादव जी उपस्थित होंगे। वे अखिलेश जी से जुड़े कुछ एक पक्षों पर अपनी बात रखेंगे। इस बातचीत में कुछ ऐसी योजना बनाई गई है कि उसमें आलोचनात्मक तेवर तो हो ही, क्रिटिकल अप्रोच तो हो ही, जिसके लिए वीरेंद्र जी जाने भी जाते हैं। साथ ही उसे एक फीचर का भी रूप दिया जाए, उसमें एक लालित्य भी रहे, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसे संस्मरणात्मक भी रखा गया है। हम सभी इन दोनों की दोस्ती से परिचित हैं। दोनों के बीच लगभग एक दशक का फासला है, मगर साहित्यिक और बाद में पारिवारिक होती दोस्ती में ये फासले टूटते जाते हैं। और इसे समझने के लिए हम लोग इन दोनों के ही संस्मरणों को जब पढ़ते हैं तो पूरी बात समझ में आती है। अभी हाल ही में आई संस्मरणात्मक पुस्तक अक्स में एक पूरा अध्याय अखिलेश वीरेंद्र यादव जी को समर्पित करते हैं। एक सतत एंग्री मैन, यह विशेषण वे उन्हें देते हैं और यह विशेषण देने के पीछे क्या वजहें हैं इसकी भी पड़ताल करते हैं, कई रोचक और महत्वपूर्ण और आत्मीय प्रसंगों के हवाले से। इसी तरह से वीरेंद्र यादव जी अपने संस्मरणात्मक आलेख इलाहाबादी का लखनवी होना बतर्ज अखिलेश में भी उस यात्रा को, उन बातों को अपने तई याद करते हैं। अब इन दोनों रचनाकारों की दोस्ती से मुझे दो और जोड़ियों की याद आती है, दो और रचनाकार जोड़ियों की याद आती है और संयोग ऐसा कि उन पर भी हमने पूर्व में एकाग्र किया है। सर्वप्रथम हम कुंवर जी की बात करते हैं। कुंवर नारायण जी पर भी गत वर्ष भी एकाग्र हुआ और अभी कुछ दिन पूर्व ही दोबारा से कुछ कड़ियां आयोजित हुई। हम सभी जानते हैं कि कुंवर जी का संबंध लखनऊ से कितना गहरा रहा और लखनऊ के कई जाने माने लोग उसमें जुड़े, इस बार भी और गत वर्ष भी। तो जब हम कुंवर नारायण की बात करते हैं तो उनके बेहद प्यारे अनन्य मित्र विनोद भारद्वाज जी की भी बात याद हो आती है। इन दोनों के बीच 2 दशकों का फासला रहा, मगर दोनों एक दूसरे से काफी गहरे जुड़े रहे, एक दूसरों पर काम भी करते रहे। कुंवर जी ने विनोद जी की कविताओं के अंग्रेजी में अनुवाद किए,
विनोद जी ने कई लंबे साक्षात्कार लिए, कई जगहों पर बातचीत की। तो इस तरह से जो एक रचनात्मक संबंध बनता है, उसमें उम्र का जो फासला है वह मिट जाता है। स्वयं वीरेंद्र यादव जी भी अपने आलेख में इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कैसे अखिलेश अपनी उम्र से अधिक परिपक्व नजर आते हैं। वहीं अखिलेश जी यह बात दर्ज करते हैं कि कैसे वे वीरेंद्र जी से मिलते हुए, उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कुछ छूट भी ले लेते हैं। और इलाहाबाद से बिछड़ने का दर्द जिन कुछ एक कारणों से कम होता है, उसमें एक कारण लखनऊ में वीरेंद्र यादव का होना भी है। तो आज की इस कड़ी में निश्चय ही कई ऐसी बातें होंगी जो इन संस्मरणों से इतर भी होंगी, और क्रिटिकल अप्रोच तो खैर होगा ही। एक और कड़ी, एक और जोड़ी की बात करते हुए हम सीधे वीरेंद्र जी के पास चलते हैं, और वह जोड़ी भी मान लीजिए कि उनमें से एक शख्सियत का संबंध लखनऊ से है। मैं बात कर रहा हूं मुजफ्फर अली की। उन पर भी हमने एकाग्र किया था। तो मुजफ्फर अली और असगर वजाहत, इन दोनों की मित्रता की भी कई ऐसी यादें हैं, उसके कई ऐसे प्रसंग हैं जिनसे गुजरना अच्छा लगता है। असगर जी जब मुजफ्फर अली पर बोलते हैं या लिखते हैं, स्वयं मैंने बात की है और वह इसी जनसुलभ पर उपलब्ध भी है, तो वो अलग तरह से बोलते हैं। और जब मुजफ्फर अली असगर वजाहत को याद करते हैं तो कुछ जुदा रूप में याद करते हैं। मुजफ्फर अली से जो बातचीत हुई वह पाखी के उस विशेषांक में संकलित है जो असगर वजाहत पर आया। कहने का मतलब यह कि यह भी एक रचनात्मक दुनिया की एक खास विशेषता है कि दोनों लोग अलग अलग तरीके से एक दूसरे को दर्ज करते चलते हैं, और उसमें एक और दो लोग तो होते नहीं, कई लोग होते हैं। वह पूरी पीढ़ी होती है, वह पूरा समय होता है, शहर और शहर के बाहर की कई घटनाएं होती हैं, बनते, टूटते, बिगड़ते, फिर बनते संबंध होते हैं, और ऐसे तमाम कई प्रसंग हैं जिनमें से कईयों से आप कई मित्रों का परिचय भी होगा। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधे वीरेंद्र यादव जी के पास चलते हैं, उन्हें स्क्रीन पर दृश्यमान करते हैं और प्रणाम कहते हैं। जी हार्दिक स्वागत वीरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। सभी को खुशी होगी कि आप कैसे एक रचनाकार को, कैसे एक कथाकार को देखते हैं, और उस कथाकार के भीतर जो एक मित्र छुपा हुआ है, जो एक व्यवहारिक इंसान छुपा हुआ है, जिसकी भी चर्चा और जिसकी ओर संकेत आप अपने आलेख में करते हैं, उन सब पर बात होगी। वीरेंद्र जी। धन्यवाद अर्पण जी। आपने जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर अखिलेश जी पर जो श्रृंखला आयोजित की है, उसमें मुझे आज शामिल होने का अवसर दिया, और ये उचित ही है कि अखिलेश जी पर एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बात हो। अखिलेश जी का कथाकार का रूप, संपादक का रूप, एक अनूठे गद्यकार का रूप, और मेरे लिए एक विशेष रूप से एक मित्र का रूप,
इन सारे रूपों में अखिलेश की छवियां अलग अलग हैं, लेकिन मिल करके एक बेहतरीन लेखक और बेहतरीन इंसान की छवि बनती है। अखिलेश से मेरा परिचय 3 दशक से अधिक पुराना है। यानी कि जब वो लखनऊ में आए और उसके पहले जब इलाहाबाद में थे, तभी से उनका आना जाना लखनऊ में था। और उल्लेखनीय ये है कि मैंने अखिलेश कहानीकार को या कथाकार को बाद में जाना, अखिलेश संपादक को पहले जाना। जब मैं अखिलेश संपादक कह रहा हूं तो संपादक तद्भव के संपादक के रूप में नहीं कह रहा हूं। तद्भव का संपादन करने के पूर्व अखिलेश वर्तमान साहित्य का संपादन करते थे इलाहाबाद से, और इलाहाबाद में उन्होंने वर्तमान साहित्य के 3 अंकों का संपादन किया था। और उस 3 अंकों से ही एक कुशल संपादक के रूप में उनकी एक छवि बनी और उनकी एक पहचान बनी। तो वर्तमान साहित्य के उन शुरुआती 3 अंकों को देखते हुए मैंने जाना उसके युवा संपादक को और अखिलेश को। उसके बाद अखिलेश ने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की पत्रिका अतएव के संपादन से भी जुड़े इलाहाबाद में, और उसके भी कुछ अंक हमारे सामने आए। और बाद में वहां से जब अतएव का कार्यालय लखनऊ आया उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में, तब उसका कार्यभार जो है लगभग उसका प्रभावी कार्यभार वो अखिलेश के ही पास था, और उन्होंने कुछ बहुत अच्छे अंकों का उसका संपादन किया। और जिस दौर में वो संपादन कर रहे थे उसी दौर में जो है उनकी जो है चिट्ठी कहानी प्रकाशित हुई, और चिट्ठी कहानी की धूम मची हंस पत्रिका में प्रकाशित होते ही। तो अखिलेश का संपादक स्वरूप मेरे सामने पहले था और अखिलेश के कहानीकार का स्वरूप थोड़ा बाद में आया। और लखनऊ में आने के बाद अखिलेश जिस तरह यहाँ के साहित्यिक वातावरण में, यहाँ के सांस्कृतिक वातावरण में रमे और जिस तरह से उसके हिस्से बने, और संयोग की बात यह है कि जिस इलाके में अखिलेश ने रहने के लिए अपना घर चुना, उसी इलाके में हम कई साहित्यिक लोग रहते थे। यानी श्रीलाल शुक्ल थे ही, मुद्दा राक्षस थे, उस समय लीलाधर जगूड़ी थे, हम लोगों के नाटककार मित्र राकेश यहीं, और विनोद दास, हम लोग ये सारे लोग जो हैं इसी इलाके में रहते थे। और संयोग की बात ये कि हम लोगों का जो कार्यालय था, यानी कि अखिलेश का कार्यालय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और मेरा कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम, या राकेश जी का कार्यालय जो उनका बैंक था वो भी हजरतगंज में, और विनोद दास जी का भी कार्यालय हजरतगंज में था। यानी कि हम सब लोग यानी कि हम 4 जो मित्रों के कार्यालय भी हजरतगंज में थे। तो हम लोग अपने कार्यालय के समय में भी, लंच के समय में या किसी और समय में मिल लेते थे, मिलते बतियाते, और शाम का समय जो है कॉफी हाउस में कभी कभी बैठते थे। और सप्ताह में एक दिन तय था, शुक्रवार का दिन, कि उस दिन और भी लोग, शहर के और भी लोग आते थे। रविंद्र वर्मा आते थे, मुद्दा राक्षस जी आते थे, और मुद्दा राक्षस जी तो दिन में भी स्थायी रूप से कभी मेरे कार्यालय में, कभी अखिलेश के कार्यालय, और कामतानाथ भी उन दिनों यहीं शहर में थे, और कामतानाथ जी का भी कार्यालय हजरतगंज में था। तो हम सारे लोग जो है यानी कि एक साहित्य का एक समाज, साहित्य की एक हलचल हम लोग अपने आप में निर्मित करते थे। हम लोगों की बातों में, हम लोगों की चर्चाओं में यानी कि जो एक हिंदी समाज, हिंदी साहित्य, हिंदी की पत्रिकाएं, हिंदी की बहसें, ये सब होती थी। और ये सब बहसें जो है वहां से होती हुई, जिसे कहा जाए कि कॉफी हाउस, और कॉफी हाउस से के बाद फिर जब हम लोगों की रिहाइश भी यहाँ लखनऊ के जिस इलाके में थी वहां भी थे, तो जाहिर है कि एक पारिवारिक आना जाना, घरों का आना जाना,
और फिर परिवारों का, और ये रिश्ते भी बने। तो तात्पर्य कहने का कि इलाहाबाद से लखनऊ जब अखिलेश आए तो लखनऊ का वातावरण में जिस तरह से उन्होंने अपने को जोड़ा और जिस तरह से एक आत्मीयता स्थापित हुई हम सारे लोगों के बीच में, उसने व्यक्तिगत मैत्री के भी अवसर जुटाए और एक बेहतर साहित्यिक संवाद के भी अवसर जुटाए। और मैं ये कहना चाहूंगा, स्वीकार करूंगा कि वो दौर अखिलेश का जो है निर्माण का भी दौर था, अखिलेश के संघर्ष का भी दौर था। कारण ये कि हिंदी संस्थान की जो नौकरी कर रहे थे, थोड़े दिन बाद ही वो उससे मुक्त हुए। स्वतंत्र पत्रकारिता एक जो है एक पत्र में की उन्होंने, और इस तरह के कई कार्य वो बीच बीच में करते रहे। और यानी कि वो संघर्ष के दिन थे और एक निश्चित नौकरी या आजीविका, और थोड़ा मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा उनका मिजाज भी था, एक स्वतंत्र किस्म का था कि अगर चाहते तो हिंदी संस्थान के उस नौकरी में अगर वो अपने आप को पूरी तरह समायोजित करते तो नौकरी वो कर सकते थे, लेकिन एक स्वतंत्र चेता थे और एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व भी था उनका, और एक गंभीर साहित्य की ओर उनका जो है में रमे होने के कारण, एक कहानीकार होने के कारण उनका जो है उस तरह का, जिस तरह का हिंदी संस्थान का एक ढांचा था, जिस तरह का वहाँ का तंत्र था, उस तंत्र में वो रच बस नहीं पाए। तो उनका जो संघर्ष था, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने उस संघर्ष को आमंत्रित किया, लेकिन उससे जो स्थितियां बनी, उससे एक जिसे कहा जाए कि स्व व्यक्तित्व के स्वनिर्माण, व्यक्तित्व का के स्वनिर्माण के का उनके सामने एक चुनौती आई, और उस चुनौती का उन्होंने भरपूर मुकाबला भी किया। और जब उन्होंने यानी कि उस चुनौती का सामना करते हुए और वो उस दौर से गुजरते हुए सहसा उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि अब हम एक पत्रिका का प्रकाशन करेंगे। और पत्रिका कोई साधारण पत्रिका नहीं, और एक 250-300 पृष्ठों की पत्रिका होगी जो कि त्रैमासिक या अनियतकालीन होगी, और एक साहित्य के डाइजेस्ट के रूप में होगी। यानी जितनी बड़ी उन्होंने योजना बनाई, वो लगा कि एक बड़ा खर्चीला उपक्रम था, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई। और पहला अंक श्रीलाल शुक्ल जी पर उन्होंने केंद्रित किया। जाहिर है कि एक महत्वाकांक्षी उस अंक की योजना थी, और संसाधन सीमित, क्या संसाधन थे नहीं, उस संसाधन की क्या परिकल्पना थी उसके बारे में हम लोगों को बेहतर एहसास नहीं था, लेकिन वो संकल्पबद्ध थे, और उन्हीं की संकल्पबद्धता का परिणाम था कि तद्भव जो है एक जिस रूप में आया, उस रूप में उस समय, यानी कि उस समय कोई पत्रिका नहीं थी, पहल पत्रिका थी। पहल का स्वरूप थोड़ा सा एक भिन्न था, महत्वपूर्ण पत्रिका थी, लोगों के बीच में एक बड़ी पहचान थी, और प्रगतिशील समाज और दायरे की एक जिसे कहा जाए कि चहेती पत्रिका थी। लेकिन उसी दौर में, उसी समय ये तद्भव का जो श्रीलाल शुक्ल अंक केंद्रित अंक आया, तो उसने जो है एक तरह से जिस धमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की, वो एक घटना थी। वो घटना हम लखनऊ वालों के लिए भी थी, साहित्य समाज के लिए भी थी, और मैं यह भी कह सकता हूं कि स्वयं अखिलेश के लिए भी थी, क्योंकि अखिलेश जिस संसाधनों, जिस सीमित स्थितियों में उस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, तो उन्हें भी मुझे पता नहीं कि एहसास था कि नहीं कि इस चुनौतियों का मुकाबला वो कैसे कर पाएंगे। और एक दिलचस्प बात यह कि जब श्रीलाल शुक्ल पर उन्होंने वो अंक की योजना बनाई और सामग्री इकट्ठी हो गई, तो श्रीलाल शुक्ल जी ने एक दिन मुझसे कहा अलग से कि भाई तुम क्या समझते हो, है, अंग्रेजी का वाक्य इन्होंने इस्तेमाल किया अखिलेश के लिए कि विल ही बी एबल टू डू इट, कि क्या अखिलेश इसे कर पाएंगे। तो हमने कहा वो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कर पाएंगे। यानी कि श्रीलाल शुक्ल के मन में भी एक संदेह जैसी स्थिति थी कि इतने बड़े स्तर का काम, इतने बड़े पृष्ठों की पत्रिका, इतने पूरे हिंदी समाज के द्वारा लिखवा पाना, क्या ये संभव हो पाएगा। अखिलेश इसे
संभव कर सके। तो उस पहले अंक के बाद यानी कि उसका फिर दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा, एक लगातार जो एक उसका जो सिलसिला शुरू हुआ, तो एक अलग तरह की पत्रकारिता, एक अलग तरह की एक साहित्यिक पत्रकारिता, और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी संस्थान से नहीं जुड़ा था, किसी नौकरी से नहीं जुड़ा था, जिसका कि सुदृढ़ आर्थिक आधार भी नहीं था। तो मैं समझता हूं कि एक उन्होंने सामने एक उदाहरण भी पेश किया कि किस तरह से संकल्पबद्ध होने के बाद, और एक जिसे कहा जाए, जाहिर है कि उससे उनके अपने संपर्क थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दौरान बने थे, बहुत से लोग जो उनके साथी थे, कुछ अच्छे जगहों पर थे, उनकी मदद, इस तरह की सब चीजें थी। लेकिन इसके बावजूद बड़ा सपना कि हम अच्छे कागज पर छापेंगे, हम स्तरीय सामग्री छापेंगे। तद्भव के बारे में हमारे शहर के हमारे वरिष्ठ कवि मित्र नरेश सक्सेना जी कहते हैं कि भाई तद्भव में अखिलेश तो साहित्य की मेरिट लिस्ट छापते हैं। ये सच है कि तद्भव एक तरह से कहा जा सकता है कि साहित्य की मेरिट लिस्ट तद्भव में छपती है। लेकिन एक दूसरी बात, यानी जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है लेकिन मुझे मालूम है, अगर एक दूसरी सूची जारी कर दी जाए ऐसे लोगों की जिनकी रचनाएं तद्भव में अस्वीकृत हुई हैं, यानी कि इसे हिंदी के नामी लेखक, हिंदी के बड़े बड़े कवि लेखक जिनकी रचनाएं अस्वीकृत हुई हैं, अस्वीकृत इन कारणों से कि तद्भव के मिजाज के अनुसार नहीं थी, तद्भव की प्रकृति के अनुसार नहीं थी, तो अखिलेश ने इस तद्भव की साहित्यिक पत्रकारिता करते हुए कोई समझौता नहीं किया। तो जब मैंने बात अपनी शुरू की कि मैं जो है अखिलेश के संपादक व्यक्तित्व को पहले जानता था और उनके कथाकार व्यक्तित्व को बाद में, तो देखिए एक और जो है बात की ओर मैं ध्यानाकृष्ट करूंगा कि साहित्यिक पत्रिकाएं और अच्छी पत्रिकाएं निकली। पहल का उदाहरण हमारे सामने है, और राजेंद्र यादव के हंस का उदाहरण सामने है कि नियमित रूप से बहुत अच्छी पत्रिका, मासिक पत्रिका। पंकज बिष्ट का उदाहरण सामने है कि पंकज बिष्ट ने भी एक वैचारिक और सरोकारी पत्रिका हिंदी समाज के बीच निकाली। लेकिन ये जो संपादक यानी ज्ञान रंजन जी, राजेंद्र यादव जी या पंकज बिष्ट जी, इन्होंने बेहतरीन पत्रकारिता की, बहुत स्तरीय पत्रकारिता की, और जिसे कहा जाए कि एक बड़ी कमी, बड़ी रिक्त की भरपाई की। लेकिन इन पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ इनका अपना जो रचनात्मक लेखन था वो स्थगित हो गया। ये हमने देखा, ज्ञान रंजन जी के भी साथ देखा, राजेंद्र यादव जी के भी साथ देखा, और पंकज बिष्ट जी के भी साथ देखा। जब तद्भव का प्रकाशन शुरू हुआ तो लोग कहने लगे, यानी कि तद्भव जब प्रकाशित हुआ उस दौर तक आते आते अखिलेश जो है हिंदी के एक प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में आ गए थे, और उनकी कई कहानियां महत्वपूर्ण, कई कहानियों की चर्चा हिंदी जगत में थी, यानी एक जाने माने कहानीकार के रूप में वो स्थापित थे। तो लोगों के बीच यह कहा जाने में लगा कि अब ये तद्भव में व्यस्त हो गए, तद्भव के संपादन में अब इनका लेखन स्थगित हो जाएगा। लेकिन अखिलेश ने तद्भव का संपादन करते हुए लगातार अपने लेखन को एक नई ऊंचाइयां दी, और एक चाहे उनकी कहानी हो या बाद में उनका उपन्यास जो है निर्वासन हो, या वह जो यथार्थ था जो एक संस्मरण कह लीजिए पर आधारित था या अपने जीवन पर आधारित था, तो उसको कह लीजिए अब अक्स आया है। तो ये जो सारी लगातार जो है उन्होंने साहित्य के यानी रचनात्मकता के लगातार वो कीर्तिमान स्थापित किए। तो यह साधना, यह संतुलन बना पाना कि एक स्तरीय पत्रिका जिसने कि एक कीर्तिमान कायम किया हो, उसके साथ साथ अपने लेखन को भी बरकरार ही नहीं बेहतरीन से बेहतरीन स्तर से और बेहतर स्तर तक ले जाना, मैं समझता हूं कि यह एक
ध्यान देने योग्य बात है। और मैं समझता हूं कि जब अखिलेश पर बात हम लोग करते हैं तो अखिलेश के कथाकार के रूप की, अखिलेश के एक अनूठे गद्यकार के रूप की और अखिलेश के संपादक के रूप में, लेकिन एक संपूर्णता में यह जो है, तो मैं समझता हूं इसके पीछे जो अखिलेश का जो व्यक्तित्व बना, यानी कि हम लोग तो बहुत से निकट से जानने का अवसर मिला और कह सकते हैं कि हम लोग मित्र हैं और पारिवारिक मित्र भी हैं और लखनऊ में हम कई लोग एक पारिवारिक मित्र की तरह हैं। तो अखिलेश की जो निर्मित है, हम ये कह सकते हैं, देखिए वो अखिलेश इलाहाबाद से बने बनाए आए थे। अभी अर्पण जी आपने मेरे संस्मरण का नाम लिया कि उसका जो शीर्षक है इलाहाबाद का, एक इलाहाबादी का लखनवी होना बतौर अखिलेश, तो यह शीर्षक अपने आप में अर्थपूर्ण है। तो देखिए इलाहाबाद का मिजाज, इलाहाबाद का यानी कि पूरी तरह एक साहित्यिक मिजाज, लेकिन उस साहित्यिक मिजाज में भी एक खास एक भिन्न तरह का मिजाज। हम लोगों ने जो लखनऊ में इलाहाबाद के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की चर्चाओं के बारे में जो सुन रखा था, तो खास तरह की एक शरारतें भी थी वहाँ इलाहाबाद में। खास तरह का एक, जिसे कहा जाए कि एक ऐसा माहौल था जिसमें कि शरारत भी थी, मजा लेने का भी अंदाज था और साहित्य भी था। लखनऊ का वातावरण उससे थोड़ा भिन्न था, यानी उसे लखनवी तो मैं नहीं कहूंगा, जाहिर है लखनऊ है तो लखनवी तो था ही, लेकिन एक ज्यादा जिसे कहा जाए कि ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा एक संवाद धर्मी और एक जिसे कहा जाए कि किसी तरह की चालाकियों से जुड़ा हुआ नहीं था। यानी कि इलाहाबाद की बहुत सी कहानियां मालूम होती थी तो उसमें एक खास तरह की एक जो है एक शातिरपना, खास तरह की चालाकियां, लेकिन लखनऊ के लोगों के बीच में उस तरह का नहीं था। और एक ये मैं अपने शहर की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मिजाज की भिन्नता। तो अखिलेश जो है, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, अखिलेश लखनऊ में इलाहाबादी मिजाज लेकर के आए थे। शुरू में हम लोग को ऐसी आशंका थी कि अखिलेश जो है इलाहाबादी हैं, लेकिन अखिलेश ने अपने उस इलाहाबादी, अगर कोई केचुल रहा होगा इलाहाबाद का तो मैं इसको खुलेपन के साथ कह रहा हूं, उस इलाहाबादी केचुल को उतार दिया या स्वयं में उतर गया और अखिलेश पर लखनऊ का रंग चढ़ा। तो लखनऊ की जो गतिविधियां थी, लखनऊ का जो एक माहौल था, यहाँ जो एक प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठियां थी, कई घरेलू बैठकों में अखिलेश ने अपनी कहानियां पढ़ी, तो इस तरह की चर्चाएं, तो मैं समझता हूं कि अखिलेश की निर्मित इलाहाबाद से वो बन बना करके आए थे, लेकिन लखनऊ ने अखिलेश को, आज के जिस अखिलेश को जानते हैं, उसमें इस शहर का बहुत योगदान है। और जाहिर है इस शहर की जब मैं बात कर रहा हूँ, इस शहर के सांस्कृतिक वातावरण का और साहित्यिक वातावरण का। और देखिए तद्भव की बात करता हुआ मैं एक यह भी बात बता दूं कि उपन्यास आलोचना पर जो हमारा बेहतरीन लेखन है, जो एक उस लेखन का जिसे कहा जाए कि श्रेय तद्भव को है और अखिलेश को भी। देखिए अखिलेश के संपादक का, मैं इस बार ये बात मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश के संपादकीय व्यक्तित्व का की एक विशेषता कि अखिलेश मतलब श्रेष्ठ सामग्री छापते थे, लेकिन श्रेष्ठ के नाम पर ऐसा नहीं है कि वो एक जाने पहचाने और बड़े नामों को छापें। अखिलेश को जहां से स्तरीय और बेहतर सामग्री छपती थी, यानी कि कई बार अखिलेश के पास जो है ऐसी कोई कहानी आ गई जिसके लेखक का नाम नहीं पता, अखिलेश ने कभी उसका नाम नहीं सुना और पता चला उसने कहानी भेज दी, उसका ठीक से पता भी नहीं लिखा हुआ है, कोई फोन नंबर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो कहानी जो है तद्भव में छपी। अखिलेश ने जो है यानी कि काफी लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूं कि मुर्दहिया प्रोफेसर तुलसी राम का आत्मवृतांत, आत्मकथा जो इतनी मशहूर हुई
आज जिसने कीर्तिमान कायम किया है मुर्दहिया और मणिकर्णिका, उसका श्रेय अखिलेश को है। अखिलेश ने उसको लिखवाया और मैं ये कह सकता हूं कि उसकी योजना जो है मेरे सामने मेरी उपस्थिति में बनी। मैं उस घटना को मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। संयोग की बात यह है कि प्रोफेसर तुलसीराम लखनऊ आए हुए थे और एक बार मेरे कार्यालय में मेरे साथ बैठे हुए थे। उसी समय अखिलेश जी भी आ गए और हम तीनों बैठे और चाय पर काफी देर हम लोग संवाद चर्चा होती रही। और जिस तरह की बातें तुलसीराम जी कर रहे थे वो बहुत यानी कि अपने बचपन के बारे में, अपने गांव के दिनों के बारे में और एक दलित जीवन के बारे में जिस तरह की चर्चाएं कर रहे थे वो सचमुच हम लोग पहली बार सुन रहे थे उस तरह की चर्चाएं। बाद में अखिलेश ने मुझसे कहा कि भैया तुलसीराम जी से तद्भव के लिए कुछ लिखवाया क्यों नहीं जाए। और उसके बाद तुलसीराम जी को फिर लगातार जो है अखिलेश ने फोन कर करके उनको तैयार कर करके, यानी कि उनके दिमाग में था नहीं तुलसीराम जी के दिमाग में कि वो आत्मकथा लिखे। हालांकि उसके पहले एक लेख तद्भव में उन्होंने अखिलेश ने छापा था, तो वो उनकी कोई योजना नहीं थी तुलसीराम जी की। लेकिन अखिलेश के कहने पर, अखिलेश के प्रेरित कहने पर, लगातार दबाव बनाने पर मुर्दहिया संभव हो पाई और मुर्दहिया के बाद मणिकर्णिका संभव हो पाई। तो ये कहा जा सकता है कि प्रोफेसर तुलसीराम एक बड़े बुद्धिजीवी थे और एक जाने माने बौद्ध धर्म के विद्वान के रूप में और एक हस्तक्षेपकारी वाम दलित बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे। लेकिन हिंदी लेखक बनाने का श्रेय जो है वो तद्भव को जाता है कि उन्होंने प्रेरित किया और लगातार। और तो इस तरह का बहुत से, यानी कि देखिए उन्होंने लेखक बनाए भी और जो बड़े लेखक थे उन बड़े लेखकों से दबाव पैदा कर करके उन्होंने लिखवाया भी। यानी कि डॉक्टर नामवर सिंह हो, मनोहर श्याम जोशी हो, राजेंद्र यादव हो, कृष्णा सोपती हो, मन्नू भंडारी हो, इन लोगों का वह लेखन, देखिए ये सारे लोग लिखते थे, सब जगह छपते थे, लेकिन इन लोगों का वह लेखन सामने आया जो पहले उस तरह का लेखन किन्हीं और पत्रिकाओं में नहीं था। तो इसका भी श्रेय है। बल्कि राजेंद्र यादव तो मैं एक बार दिल्ली में गया और मेरे कई लेख लगातार तद्भव में छपते रहे, तो राजेंद्र यादव जी को शिकायत थी कि तुम हंस में नहीं लिखते। फिर उन्होंने एक बार कहा कि जो है ये अखिलेश तो डाकू है। तो मैंने कहा भाई डाकू ये आप क्या कह रहे हैं? कहले हाँ वो साहित्यिक डाकू है, संपादक के रूप में डाकू है, वो सबकी रचनाओं पर डाका डाल देता है। मैं दिल्ली में बैठा रह जाता हूँ, दिल्ली के लोगों की रचनाओं पर डाका डाल के लिख जाता है और तुम तो लखनऊ में ही हो, तुम्हारी रचनाओं पर तो उसका एकाधिकार है। तात्पर्य कहने का ये कि अखिलेश एक संपादक के रूप में और देखिए रचनाएं लिखवाते भी थे। और हाँ एक बात और भी मैं कहूंगा, देखिए हिंदी की जो बेहतर पत्रिकाएं रही हैं, यानी कि बार बार पहल का नाम आता है। पहल निश्चित रूप से हम लोगों की निर्मित के दिनों की एक महत्वपूर्ण पत्रिका रही और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा है। लेकिन तद्भव ने उससे आगे बढ़कर के जिस भूमिका का निर्वहन किया वो ये था कि ऐसे समाजशास्त्री, ऐसे इतिहासकार, ऐसे लेखक जो कि सिर्फ अंग्रेजी में लिखते थे, अंग्रेजी की पत्रिकाओं में लिखते थे, ईपीडब्ल्यू में लिखते थे, बिब्लियो में लिखते थे, दूसरे तरह के बड़े बड़े जर्नल्स में लिखते थे, ऐसे लोगों को तैयार किया कि वो हिंदी में लिखें। सुवीरा जायसवाल ने कभी हिंदी में नहीं लिखा था, उन्होंने हिंदी में लिखा। सुधीर चंद्र का जो उस तरह का लेखन है अंग्रेजी में ज्यादातर था, बाद में हिंदी में भी लिखने लगे थे, उन्होंने लिखा। और इस तरह के और कई लोग, चारू गुप्ता, यानी कि ये सारे लोग अंग्रेजी में लिखते थे, लेकिन इन सबको हिंदी में लिखने के लिए जिन लोगों में हिंदी में लिखने में हिचक भी थी उन लोगों को भी तैयार किया कि आप कैसे भी हिंदी में आप लिख दीजिए, आप उनको दीजिए। पीसी जोशी है, समाजशास्त्री पीसी जोशी, उनका श्रेष्ठ लेखन जो है और बहुत महत्वपूर्ण लेखन जो बहुत चर्चित हुआ, वो लेखन भी तद्भव में आया। तो एक तद्भव को साहित्य का, यानी इन्वर्टेड कामाज में साहित्य के खांचे से निकाल करके साहित्य को एक विस्तार दिया।
एक व्यापकता प्रदान की, और जिसमें कि समाज शास्त्रीय चिंताएं भी थी, इतिहास की भी चिंताएं थी, और दूसरी चिंताएं भी थी। तो ये सारी चिंताएं, और देखिए वो सारा खाली जर्नल के रूप में नहीं कि कोई भी सामग्री किसी भी रूप में आए और छप जाए, एक दृष्टि के साथ, यानी कि दृष्टि संपन्नता के साथ जो है, तो तद्भव जो है, जाहिर है ये बड़ी मेहनत का काम था, बड़ी मशक्कत का काम था, और ये सुयोग है कि अखिलेश जो है इस काम को कर पाए, यानी कि खर्चीला काम था, लेकिन उसके लिए संसाधन जुटा पाए और निकाल पाए। और मैं इस बात का गवाह हूं कि अब आते आते अखिलेश कभी कभी उबते हैं, कभी कभी कहते हैं कि बहुत समय लेता है और मैं अब इससे उब गया हूं, मैं इसको बंद कर देना चाहता हूं है। अब लेकिन एक दूसरी बात भी है कि देखिए इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतने संसाधन जुटाना, इतनी श्रेष्ठ पत्रिका निकालना, और इसके साथ यानी घर परिवार भी उसी पत्रिका का जो संसाधन है उसी के द्वारा चलाना, यानी कि यह बात भी जो है, मैं इसको इस बात को कहना चाहूंगा कि एक मध्यवर्गीय जीवन भी एक पत्रिका निकाल करके बिना किसी सांस्थानिक सहायता के अपने संसाधनों पर और उसको निकाल पाना, ये एक बड़ा काम था। तो मैं इसको देखिए, मैंने जीवन भर नौकरी की, हम लोगों में से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, और तो अखिलेश जो है, अगर उनका आजीविका का साधन ये स्वतंत्र पत्रकारिता और ये निकालना हुआ, तो अंग्रेजी में मुहावरा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अखिलेश का कोई स्थायी नौकरी शुरू में ही न मिल जाना, ये हिंदी समाज के लिए, हिंदी साहित्य के लिए एक वरदान साबित हुआ कि एक इतनी अच्छी पत्रिका हमारे सामने आई। तो एक ये है, यानी कि छोटी छोटी घटनाएं, देखिए हिंदी का सम्मान, हिंदी पत्रकारिता का सम्मान, यानी कि जो अंग्रेजी के जो लोग नाक बहुत सिकोड़ते हैं हिंदी के नाम पर, लखनऊ की मैं बात करूं तो राम आडवाणी की दुकान यहाँ पर एक बहुत मशहूर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर दुकान, राम आडवाणी की बुक सेलर्स की दुकान अब बंद हो गई है, अब वो नहीं रहे। तो उनकी दुकान पर सिर्फ अंग्रेजी की पुस्तकें, अंग्रेजी की पत्रिकाएं ये सब जाती थी। एक बार मेरे हाथ में तद्भव थी, राम आडवाणी 90 वर्ष के थे उस समय, जब की बात मैं कर रहा हूँ, 90 वर्ष के। उनके बेटे जो हैं बहुत बड़े अंग्रेजी के लेखक और प्रकाशक हैं, रुकुन आडवाणी। तो वो राम आडवाणी मेरे हाथ में पत्रिका थी, तो उन्होंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये हिंदी की पत्रिका है और बहुत अच्छी पत्रिका है। तो उन्होंने अपने हाथ में लिया, कहने अच्छा ये इट्स लाइक ए जर्नल। हमने कहा हाँ ये तो हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है। वो देखा, और फिर उन्होंने कहा कि भाई आप इसको हमारे यहाँ क्यों नहीं रखते, मैं इसको रखना चाहूंगा। तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, यानी कि वो राम आडवाणी जी कुंवर नारायण जी के मित्र थे। सिर्फ कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह उन्होंने अपने यहाँ रखे थे मित्रता के कारण। उसके बाद उन्होंने तद्भव को नियमित रखना वहां पर शुरू किया। तो अब सवाल ये है कि अपनी गुणवत्ता के कारण, यानी कि तद्भव की गुणवत्ता के कारण जो है वो है। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अखिलेश के जो बड़े कथाकार का जो स्वरूप है उस बड़े कथाकार के स्वरूप पर ग्रहण नहीं लगा रहा हूं। मैंने इतनी लंबी बात, इतने विस्तार से बात ये की कि अक्सर जो है अखिलेश का जो कथाकार का स्वरूप आता है, और तद्भव की बात अलग से होती है, लेकिन एक समग्रता के साथ अखिलेश के साथ जोड़ करके अखिलेश का जो ये योगदान है, और जो अभी जिस ऊब की मैं चर्चा कर रहा था, वो बार बार कहते हैं कि अब मैं 2 अंक और निकाल के इसको बंद कर दूंगा। मेरे मन में रहता है कि भैया निकालते रहें, और ये करके तो सारी एक ऊब के बाद और इसके बाद और उसके बावजूद तद्भव जैसी श्रेष्ठ पत्रिका हमारे सामने है। तो अर्पण जी, मैं समझता हूं कि ये तद्भव प्रसंग मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। अब आप किसी और प्रसंग पर चर्चा करना चाहें तो आप कुछ जिज्ञासा कीजिए तो हम आगे बढ़ें। जी नहीं, अच्छा ही रहा कि इससे पूरी बात भी सामने आ गई, और वह एक बेहद महत्वपूर्ण ये सभी प्रसंग रहे जो आवश्यक थे। अब हम लोग अखिलेश जी के कथाकार पक्ष की ओर बढ़ते हैं।
खास तौर से उनके उपन्यास पर बात करते हैं। उपन्यासकार के रूप में आप अखिलेश जी को किस रूप में देखते हैं, इस पर कुछ बात करें जी वीरेंद्र जी। अखिलेश जी की उपन्यास के अतिरिक्त जो उनकी जो कहानियां, जो लंबी कहानियां, जिन कहानियों के साथ के कारण उनकी मकबूलियत, यानी कि कई कई लोगों की उनकी कहानी, यानी चिट्ठी सदी की कहानी के बड़े बड़े अंश याद हैं। कुछ लोगों को कहते हैं कि हमको पूरी कहानी याद है। तो इतनी मकबूलियत होना किसी कहानीकार की कि वो लंबी लंबी कहानियां लिखता है, छोटी कहानियां लिखते नहीं, लंबी कहानियां। तो उनकी कहानी चिट्ठी हो, ऊसर हो, जल जल डमरू मध्य हो, सापग्रस्त हो, मैं ये कह सकता हूं ये कहानियां भी औपन्यासिक विजन की कहानियां हैं, यानी कि छोटी रचनाएं नहीं है, बड़े विजन की हैं। इन सब में समाज, यानी कि भारतीय समाज, उसका यथार्थ अपनी संश्लिष्टता में इन कहानियों में उजागर होता है। जाहिर है अलग 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 कहानियों में किसी एक खास तरह की समस्या की केंद्रितता, किसी खास तरह के मुद्दे की केंद्रितता होना स्वाभाविक है। लेकिन इन लंबी कहानियों में एक उस समय का यथार्थ, यानी जिस समय ये की कहानियां लिखी गई ये है। फिर उनका अन्वेषण, यानी जो लघु उपन्यास वो भी बहुत विचित्र है, यानी कि लखनऊ से सुल्तानपुर जाते हुए वरुणा एक्सप्रेस में बैठ करके लिखा उन्होंने, लिखते थे। या वह जो यथार्थ भी था वो भी ट्रेन में, यानी कोई ट्रेन में लिख भी सकता है और मतलब उपन्यास लिख सकता है, कहानी लिख सकता है। तो यह भी कमाल अखिलेश ने किया। लेकिन जो एक उपन्यास, यानी जो सबसे बड़ा उनका उपन्यास, जो निर्वासन, जो 6-7 वर्ष पूर्व आया, मैं समझता हूं कि उनकी जो सरोकार हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, भारतीय समाज को लेकर के उनकी जो दृष्टि है, वो समग्रता में उसमें प्रस्तुत हुई। देखिए, मैं ये कहता रहा हूं कि देखिए आजकल बहुत अच्छे उपन्यास लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए हैं। मैंने खुद उन पे लिखा है, चर्चाएं भी की हैं। लेकिन अधिकांश उपन्यास जो हैं किसी एक यथार्थ को केंद्रित करके, यानी कि कोई सांप्रदायिकता को है तो किसी को उपभोक्तावाद को लेकर के है, कोई किसी और विषय को लेकर के है। यानी कि आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, आप उसको एक सीमा में बांध सकते हैं कि ये जो है इस विषय पर केंद्रित। लेकिन एक समग्र यथार्थ, यानी कि ये जो अधिकतर जो अन्य उपन्यास हैं उसमें यथार्थ जो है टुकड़े टुकड़े में व्यक्त हुआ है, लेकिन संपूर्णता में, यानी यथार्थ की संपूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो निर्वासन में व्यक्त हुई है। यानी कि आज का जो समय है, आज का जो समाज है, यानी कि 1990 के बाद से जो भारतीय समाज में जो परिवर्तन आए हैं, उन भारतीय समाज के परिवर्तन को किसी एक फिनोमेना के द्वारा, किसी एक गतिविधि के द्वारा जो है, मैं समझता हूं कि हम मुकम्मल ढंग से रेखांकित नहीं कर सकते। ये जो है यथार्थ, यानी कि वैश्विक पूंजी का, जिसे हम उदारवाद और आर्थिक संकेंद्रण या इसका दौर मानते हैं, और जिसमें उपभोक्तावाद सामने आया, जिसके बाद जो है जो एक हिंदुत्व और एक मंदिर का आंदोलन, उसके साथ जो मंडल का आंदोलन, और एक पूरा एक जो समूची दुनिया से जो एक उछल करके हमारे देश में, हमारे समाज में आई जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, और जो वैश्विकता के नाम पर जो एक कहा जाए कि मनुष्य की चिंताओं को समाप्त होना, पारिवारिक संबंधों का समाप्त होना, समाज में दूरी का बढ़ना, व्यक्तिवाद का बढ़ना, उसके जरिए जो है एक लोभ का बढ़ना, ये सारी चीजें मिलजुल करके जिस संकट की तरफ इशारा करती हैं, जिस संकट में प्रकृति भी शामिल है, पर्यावरण भी शामिल है, राजनीति भी शामिल है, तो ये सारी चीजें अखिलेश के
कथाकार के मन को मैं समझता हूं कि काफी कुछ सालती रही अलग अलग तरीकों से। अखिलेश के सामने एक चुनौती, यानी कि देखिए मैं जो विश्लेषित करता हूं, मैं जो समझ पा जाऊं, हो सकता है कि मेरी मेरी व्याख्या सही ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश जो है भारतीय समाज की जो ये स्थितियां, परिस्थितियां, ये जो चुनौतियां, ये जो भारतीय समाज का जो तेजी से बदलाव है और जो कि जिसे विकास की बात का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अपने अंतिम स्वरूप में वो विनाशकारी है। तो ये समूची जो स्थितियां उनको मत्ती रही, सांप्रदायिकता की स्थिति है, जो वर्णाश्रमी जातिवाद है, या इस बीच जो सिख विरोधी जो दंगे हुए, आपातकाल, ये सारी चीजों की पृष्ठभूमि भी उसमें है। जाहिर है कि उदारतावाद और न उदारतावाद और उसके बाद का समय है इस उपन्यास में, लेकिन उसके पहले की ये पृष्ठभूमि, तो ये समस्याएं जो हैं अखिलेश के कथाकार को मथती रही। तो इन समस्याओं के रास्ते, मैं इसको इस तरह से देखिए, बहुत से कथाकारों, उपन्यासकारों की प्रवृत्ति होती है कि वो पहले पात्र को गढ़ लेते हैं और उन पात्रों को गढ़ने के माध्यम से एक कथा वितान रचते हैं और उस कथा वितान को रचते हुए कुछ सामाजिक स्थितियों का वो संस्पर्श भी करते हैं। मुझे लगता है कि ये समग्र यथार्थ का जब मैं उपन्यास कहता हूं, तो ये समग्र यथार्थ अखिलेश के मन मस्तिष्क में एक स्पष्ट रूप से उनके सामने ये दर्ज था। उस समग्र भारतीय समाज के समग्र यथार्थ के लिए उन्होंने अपने आसपास का जीवन और अपना, वो चाहे लखनऊ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे उनका अपना गांव हो, उन सारे जगहों से पात्रों को निकाल करके उन्होंने उसमें पिरोया। कहने का मतलब कि एक ऐसा कथा वितान उन्होंने तैयार किया जो कि भारतीय समाज का समग्र यथार्थ, और समग्र यथार्थ ये मैं ये कह रहा हूं कि एक जो है आर्थिक उदारवाद के समय या 90 के समय या मंदिर आंदोलन या हिंदुत्व आंदोलन या सांप्रदायिकता का उभार, ये तो एक तात्कालिक समय है, ये तो एक टाइम फ्रेम है, लेकिन ये इसके पीछे, यानी कि इसके पीछे 150 सालों तक का एक, जिसे कहा जाए कि पर वो निगाह डालते हैं और फ्लैशबैक जिसको कहते हैं, कि 150 सालों का, कि 150 साल पहले दुर्भिक्ष, और उस दुर्भिक्ष में गांव से लोग जो है निर्वासित हुए, यानी कि बहुत से लोग पलायन करते हैं वो विवश हो करके, यानी कि जो उसका जो पात्र है भगेलू कुमार, यानी कि भगेलू कुमार जो है वह निर्वासित होता है, यानी कि वो मतलब स्वेच्छा से अपने गांव छोड़ करके नहीं जाता कि हमें जाना है शहर में नौकरी करने के लिए। ऐसे हालात थे, ऐसी स्थितियां थी कि वो भगेलू कुमार जो है अपना गांव छोड़ करके उसे निर्वासित होना पड़ता है। ये निर्वासन भगेलू कुमार का, और उसमें भी अब देखिए, क्योंकि अगर कोई कथाकार, उसकी जड़ें अगर जो है अपने समाज में है, अपने जमीन में है, तो उसकी रचना वो भिन्न तरीके से करेगा। तो भगेलू कुमार का जो वहां से निर्वासन है, भगेलू कुमार जो जिसे कहा जाए कि निम्न समझे जाने वाली जात के थे, शूद्र समाज के थे, यानी कि अब कथाकार ने प्रवृत्ति क्या अपनाई, यानी कि वो शहर में जाकर के भगेलू कुमार अपना नाम बदलते हैं भगेलू पांडे। वो इसलिए कि उन्हें ये लगा, और ये सच भी, कि अगर हम शहर में जाएंगे और अपनी जो है ये निचली जाति बताएंगे तो हमें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपनी जाति, ऊंची जाति यानी कि एक ब्राह्मण जाति बता करके वहां पर वो गए, और फिर जो परिस्थितियां बनी, परिस्थितियां से वहां से वो जो है जो इंडेंचर्ड लेबर, बंधुआ मजदूर या ले जाए जाते थे, तो सूरीनाम, यानी कि भगेलू कुमार भगेलू पांडे बन करके। और उसमें देखिए कुछ बड़ी उपन्यास में कुछ बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो सूक्ष्म बात ये
कि कुम्हार ने बघेलू कुम्हार से पांडे की जाति अपनी स्वेच्छा मतलब वो उनको ये गांव में ये काम नहीं कर सकते थे, उनको ये आजादी थी ही नहीं, यानी कि वो अपनी जाति बदल सकते थे। तो एक यानी कि एक शहर में डर के मारे कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने जाति बदली। फिर वो सुरीनाम में उसी नाम से जाति क्या बदली, उसी पांडे नाम से जाते हैं। फिर वो सुरीनाम से किस तरह से उनकी संतान, उनका वो अमेरिका, राम अजूर पांडे अमेरिका, फिर अमेरिका से जो वापसी, यानी कि एक पूरी कथा, यानी कि एक उपन्यासकार एक कथा को सृजित करता है और इस विश्वसनीयता के साथ निर्मित करता है कि उसमें भारतीय समाज का यथार्थ भी हो और वो ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि की ऐतिहासिकता के साथ हो। तो वो उन्होंने रचा और उसमें जाहिर है कि बहुत से लोग, यानी हम लोगों ने सुना कि जो है सूरीनाम के या जो उधर के जो देश हैं, उस देश के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम या दूसरे लोग जो हैं अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों की तलाश के लिए आए, बहुत से लोग आते थे। तो उसी तरह से एक कथा रच करके कि राम अजूर पांडे जो है अपनी जड़ों को जानना चाहता है। तो अब वो जो विडंबना है उसके साथ कि राम अजूर पांडे अपने गांव में, सुल्तानपुर के गांव में अपनी जड़ों की तलाश में आता है, लेकिन वो जब यहाँ से गया तो पांडे नाम का कोई उसकी जड़ ही नहीं है, वो तो कुम्हार था। तो एक पूरी एक ऐसी स्थितियां रचते हैं जिससे भारतीय समाज का यथार्थ रच बस के आता है और जो आज का यथार्थ है, जो उपभोक्तावाद है, उससे जो उबन है। और दूसरी तरफ जो ललक है, यानी कि एक व्यक्ति जो अमेरिका में है, अमेरिका की एक जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उससे ऊब करके वो भारत आ रहा है और अपनी जड़ों की तलाश कर रहा है। और यहाँ के लोग, यानी कि सूर्यकांत जो पात्र है, जो राम अजूर पांडे के लिए काम करता है और उनकी रूट्स तलाशने में मदद करता है, वो राम अजूर पांडे का परिवार जो अमेरिका के प्रति जो उसकी ललक है, यानी कि एक जो है एक पिछड़ा हुआ देश, एक जिसे कहा जाए एक विकासशील देश, एक विकासशील देश में एक विकसित देश, यानी एक जो देश जो है विकास की अंतिम मंजिल पर पहुंच गया है और जिसकी वहां से एक वापसी यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उसके प्रति जो है भारतीय समाज और यहाँ के लोगों की जो एक ललक है, और उस ललक के माध्यम से पूरा जो एक सभ्यता संकट है, वो सभ्यता संकट जो पश्चिम का भी सभ्यता संकट है, वो हमारा भारत का भी सभ्यता संकट है। तो इन सभ्यता संकट को मिला करके और छोटी छोटी स्थितियों के माध्यम से जो वहाँ का दृश्य है, जो सुल्तानपुर के बाजार में बाजार का दृश्य है, सड़कों पर मवेशियों का जाना हो, पक्षियों का गायब होना हो, या बहुत सी चीजें, यानी कि बहुत से एक सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से यथार्थ को एक दिशा जो यथार्थ पे जिस पे निगाह नहीं जाती है, उस यथार्थ को तलाशते हुए अखिलेश ने वो कथा जो है विन्यस्त की है। और उसमें जो सबसे बड़ी, यानी कि आज की जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, धर्म आधारित राष्ट्र की, राजनीति में धर्म के प्रवेश की, और एक और वो राजनीति में धर्म का प्रवेश या पूरा जो एक सामाजिक तंत्र में जो धर्म का प्रवेश किसी एक राजनीतिक दल तक ही नहीं सीमित है, किस तरह से पूरे तंत्र में वो रच बस गया है। तो वो उसको वो प्रदर्शित करते हैं कि एक संपूर्णानंद बृहस्पति के पात्र के माध्यम से, कि जिससे सूर्यकांत पीछा छुड़ाना चाहता था, वो संपूर्णानंद बृहस्पति फिर उनके आखिर में गले लगते हैं। वो संपूर्णानंद बृहस्पति कौन है? वो राम वन गमन या जानकी वन गमन का जो क्षेत्र है उसको, यानी कि 1857 के लिए जो पथ निर्धारित किया गया था कि 1857 की क्रांति के पथ के सूत्र तलाश किए जाएंगे, वो राम पथ या सीता पथ या राम वन गमन, इस तरह के पथ की यात्रा में संपूर्णानंद बृहस्पति और फिर जो है सूर्यकांत को उसमें शामिल, फिर सूर्यकांत का अपना परिवार, यानी कि एक पूरी उसमें वैराग्य भी है और एक जिसे कहा जाए वितर्षणा भी है और कुछ लोगों का सम्मोहन भी है।
तो संपूर्णता में एक जो हमारा समाज जो है तिल तिल करके जो नष्ट हो रहा है, उस पे जो हमारी निगाह नहीं जाती और एक अंधी दौड़ में हम लोग शामिल हैं। यानी कि अमेरिका में देखिए जो अमेरिका का जो विकास, जो एकांगी विकास हुआ है, उसने जिस उपभोक्ता संस्कृति को जो है जन्म दिया है, और जिसकी तरफ जो यानी कि पहले के जो हमारे यानी कि प्रेमचंद सरीखे लोग भी महाजनी सभ्यता में इंगित कर चुके हैं कि ये अगर जो पूंजीवादी सभ्यता, ये महाजनी सभ्यता अगर जाएगी तो कहाँ पहुंचेगी। अमेरिका वहां पहुंच चुका है। तो अब सवाल यह है कि वो जो पूंजीवादी सभ्यता जो एक लगभग जो है एक विनाशकारी मॉडल के रूप में है, तो वो उस विनाशकारी मॉडल के प्रति जो है एक, मैं समझता हूं ये उपन्यास जो है एक प्रतिपक्ष भी निर्मित करता है। एक जो हिंदुत्व की जो राजनीति है उसका भी प्रतिपक्ष निर्मित करता है। तो एक औपन्यासिक कलेवर में, एक उपन्यास के कलेवर में आज के समय की चिंताएं मुझे लगता है कि संपूर्णता में व्यक्त होती है। और मैंने इस पे लिखते हुए ये बात कही भी थी कि ये इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी बात आकृष्ट करती है, ये टुकड़े टुकड़े यथार्थ न होकर के एक संपूर्ण यथार्थ इसमें प्रस्तुत किया गया है। और देखिए ये इसलिए हो गया, मैं देखिए अखिलेश का ये एक कभी एक प्रेमचंद ने एक बात कही थी। प्रेमचंद कहते थे कि भाई एक कथाकार को जो है उसको जो है इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, समाज विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। जब वो ये कह रहे थे तो ये प्रत्याशा नहीं कर रहे थे कि एक लेखक जो है अर्थशास्त्री भी होगा, समाजशास्त्री भी होगा, मनोवैज्ञानिक भी होगा, लेकिन इन सारे समाज विज्ञानों की चेतना उसमें होगी, उसके जो है सूत्र रूप में वो उसको समझता होगा। ये उनकी चाहत थी, ये प्रेमचंद की चाहत थी। और प्रेमचंद के कथा साहित्य में ये मौजूद भी है। मैं समझता हूं कि वो प्रेमचंद की वो परंपरा जो हिंदी के बहुत से लेखकों में है, वो अखिलेश ने भी उसे, यानी कि एक जिसे कहा जाए कि एक सजग बौद्धिक, बहुत से लोग एक मैं कह सकता हूं कि भाई एक कहानीकार है, एक कथाकार है, हम एक अच्छी कहानी लिख लेते हैं और एक सफल कहानी लिख लेते हैं, लेकिन अच्छी कहानी, सफल कहानी के साथ एक सार्थक कहानी भी लिख पाना, और समाज की चिंताएं जो है पूरी एक जो एक बौद्धिक आज का समय है, यानी कि सूत्र रूप में आप अर्थशास्त्र भी समझते हो, समाजशास्त्र भी समझते हो, तो अखिलेश की जो एक समझ है, अखिलेश की जो एक बौद्धिक निर्मित है, उसमें ये शामिल है। तो इसीलिए, और वो उसके कभी कभी उनके इस, जैसे मैंने बताया, इसमें या दूसरे कहानियों में भी दिखाई पड़ते हैं। और तद्भव के जो संपादकीय हैं उनमें लगातार जो ये चिंताएं जो अभिव्यक्त होती है। तो मैं समझता हूँ कि एक कथाकार के साथ, एक संपादक के साथ एक मुकम्मल बौद्धिक का है, बौद्धिक का मतलब मैं इन्वर्टेड कामा में इंटेलेक्चुअल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मेधा संपन्न है, एक सजग जो कि अपने समाज पे निगाह रखता हो, खुली आंखों से चीजों को देखता हो, अनुभव पगा भी हो, और उसकी बुद्धि जो है एक सीमित कोटर में न हो। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जो है बहुत सी अनुपस्थितियों को, जाहिर है कि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम इस समय अखिलेश की ही बात कर रहे हैं, बहुत तुलनात्मक तरीके से, और बहुत सी बातें हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम अखिलेश को पढ़ते हैं, अखिलेश को व्याख्यायित करते हैं, तो और ये सब वो, दूसरा ये है कि भाई हिंदी समाज या अखिलेश का पाठक क्यों लहालोट है अखिलेश पर। अभी अक्स आया, मुझे तो ईर्ष्या होती है कि आते ही आते, अभी 10 दिन शायद नहीं हुआ या 15 दिन नहीं हुआ, 10-15 दिन के अंदर साहब इतने लोगों ने उसको पढ़ लिया, और इतनी बिक्री हो रही है। पुस्तक मेले में भी मैं कल देख रहा था, तो वहां भी ग्राहक उसको खरीद रहे थे। तो ग्राहक क्यों लहालोट है? उसका गद्य, यानी कि उसका जो एक हंसमुख गद्य है, और वो वेदना भी, जिसे कहा जाए कि वो वेदना भी जो है एक कार्टून के विडंबना के रूप में आती है। तो एक प्रसन्न गद्य के लेखक हैं, और विडंबनाओं को भी एक कार्टून के रूप में पेश करते हैं, और मतलब अपने आप पर भी हंसने का
उनमें हुनर है। और बहुत सी बातें हैं, जाहिर है कि अगर मैं कहने लगूंगा तो संस्मरण की तरफ चला जाऊंगा तो वो उचित नहीं है। और इन बातों के अलावा अगर अर्पण जी की कोई और जिज्ञासा या चाहत होगी तो हम उस पर भी अभी बात कर सकते हैं। अर्पण जी, अब आप चाहें तो बात को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा आप चाहें। जी, शुक्रिया वीरेंद्र जी। और मित्रों, अभी हमने अखिलेश जी के कथाकार पक्ष पर भी वीरेंद्र जी को सुना, और खास तौर से निर्वासन पर जिस तरह से इन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी, वह इस बेहद महत्वपूर्ण और उतने ही हस्तक्षेपकारी उपन्यास के को समझने में काफी सहायक है। जिस तरह से निर्वासन भारत सहित कमोबेश पूरे विश्व की ही एक बड़ी समस्या है, मानवीय सभ्यताओं को लेकर। अगर हम कहें कई कई कारणों से, कहीं कोई और कारण, कहीं कोई और कारण, ऐसे में इस विषय को बिल्कुल ठेठ भारतीय ढंग से और बिल्कुल शुरुआत से उठा के ले जाना, और सूरीनाम तक की यात्रा, इसमें हमें गिरमिटिया मजदूर जैसा उपन्यास भी, गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया की भी कहीं ना कहीं उसकी एक झलक दिखाई पड़ती है, कुछ भिन्न रूप में भी कह सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं। और मुझे अभी इसी उपन्यास पर जो वीरेंद्र यादव जी का जो कमेंट है, मैं सोचता हूं कि उसे पढ़ लिया जाए प्रसंगवश। वीरेंद्र जी लिखते हैं निर्वासन को लेकर, कोट, बेदखलियों की यह कथा रोजमर्रा के अनुभवों, अपने इर्द गिर्द मौजूद जीते जागते लोगों, घर परिवार के घात प्रतिघातों और बदलते समय की पदचापों को सुनते हुए जिस तरह से रची बुनी गई है, वह अलग और नई है। अर्थहीनता को अर्थ देते, ध्यान दीजिएगा, अर्थहीनता को अर्थ देते, निस्सार को सारवान बनाते, उपस्थित में अनुपस्थित को लक्ष्य करते और भोगवाद का प्रतिपक्ष पेश करते हुए अखिलेश का यह औपन्यासिक हस्तक्षेप लेखक की सामाजिक भूमिका का ही निर्वहन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से वीरेंद्र जी अखिलेश जी के इस पक्ष की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। अपने इस उपन्यास में भी और कई कहानियों में भी अखिलेश इस तरह से सार्थक ढंग से अपने समय और समाज की विडंबनाओं को समझते हैं और उसे विभिन्न रूपकों के माध्यम से उसकी पेचीदगियों को हमारे समक्ष लाते हैं। एक बेहद अच्छी और सार्थक चर्चा रही आज वीरेंद्र जी के साथ। और हम लोग मित्रों इस तीसरे खंड में, आज की इस कड़ी के तीसरे खंड में पहुंच गए हैं, और इस अवसर पर हमारे पास कुछ चित्र हैं जो मैं चाहूंगा कि यहाँ उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाए और उन चित्रों पर वीरेंद्र जी की टिप्पणी को हम लेते चले। इससे भी एक जो रूप है चर्चा का, एक जो दूसरा रूप है, वह उभर कर सामने आएगा। जी वीरेंद्र जी। हाँ, ये अच्छा, आज आपने अच्छा चित्र संकलित किया। ये काशीनाथ जी लखनऊ आए थे, तो कैफी आजमी एकेडमी में एक कार्यक्रम था कुछ वर्ष पूर्व, तो उस कैफी आजमी एकेडमी कार्यक्रम में ही हम लोग गए थे। तो काशीनाथ जी सामने से आ रहे थे, हम अखिलेश साथ साथ गए थे। तो जिसे कहा जाए कि काशीनाथ जी ने अपनी जो उनकी अदा है, उनका जो अपना अंदाज है बना है, उस बनारसी, हम लोगों ने नमस्कार किया तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, अखबार में आओ, यानी अखबार शब्द यानी बनारस का इस्तेमाल किया, भोजपुरी का उन्होंने। और हम लोगों के कंधे पर हाथ रखा
और सामने कोई मित्र उसने ये फोटो खींची। बहुत अच्छा चित्र आपने जुटाया है अर्पण जी। हाँ, तो ये उसी समय का चित्र है। आगे बढ़ते हुए एक और चित्र देखते हैं मित्रों। हाँ अर्पण जी, ये तो आज मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार चित्र है। यादगार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चित्र मुझे लगता है कि 2014 का होगा है। नामवर जी यहाँ पर लखनऊ में जो एक विश्वविद्यालय है, तो उस विश्वविद्यालय में अब उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ प्रोफेसर देवेंद्र थे। तो उस विश्वविद्यालय का एक कार्यक्रम था और देवेंद्र ने बुलाया था नामवर जी को। तो उस एक बहुत अच्छा समारोह था। तो उस समारोह में हम लोग थे। और हाँ देखिए, बैनर पे दिखाई पड़ रहा है 2013, ठीक है, हम 2014 कह रहे थे, ये 2013 का है। तो हम लोग वहाँ पर थे और नामवर जी आए हुए थे और किसी पुस्तक का विमोचन था, तो हम लोग साथ थे। और जब मैं यादगार चित्र कह रहा हूँ, तो ये नामवर जी की लखनऊ में अंतिम यात्रा है कि आखिरी बार आए थे। और हम लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए शाम को हम लोग साथ में बैठे थे और नामवर जी भावुक हो गए। हम लोग स्टेशन पर भी रात में देर रात उनकी ट्रेन थी, हम सब लोग स्टेशन पर भी उनको छोड़ने गए थे। नामवर जी बहुत भावुक हो गए थे और वो कह रहे थे कि देखो अगली बार लखनऊ आ पाता हूँ या नहीं, ये उनके मुंह से अस्फुट शब्द निकले थे और मुझे आज भी याद आ रहा है। बाद में हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि वही नामवर जी की जो है लखनऊ में आखिरी बार उनका आना हुआ था। और हम सब लोग ने वो अवसर जुटाया था कि हम लोग दिन भर उनके साथ रहे थे, कार्यक्रम में भी साथ रहे थे, शाम को भी उनके साथ रहे थे, स्टेशन पर उनको छोड़ करके आए थे। तो ये चित्र वास्तव में जो है हमारे लिए एक यादगार चित्र है। धन्यवाद अर्पण जी, आज आपने इसको जो है प्रस्तुत किया यहाँ पर। जी शुक्रिया। और आगे कुछ एक और चित्रों को देखते हैं। जी अच्छा, ये यह भी जो हमारे शहर में कैफी आजमी एकेडमी है, उस कैफी आजमी एकेडमी में एक कार्यक्रम था। अब हम लोग के हाथ में कोई फाइल है, अब मैं कैफी आजमी, हाँ उसी का है। तो मैं ठीक से कि ये किस आयोजन का है ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो सभी लोग थे उसमें, नरेश जी तो दिखाई ही पड़ रहे हैं। तो दरअसल होता क्या है अर्पण जी कि हम लोग आसपास रहते हैं, तो अक्सर किसी कार्यक्रम में जाना होता है तो अखिलेश जी अपने घर से चल करके आते हैं और अपने वाहन पर लेते हुए, और जो एक दो मित्र होते हैं वो हम लोग साथ साथ जाते हैं। तो बहुत बार कार्यक्रमों में हम लोग साथ साथ रहते हैं। तो हम लोग साथ गए थे उस आयोजन में। और ये उसी कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ की फोटो है। जी। आगे बढ़ते हुए साथियों एक और चित्र को देखते हैं। जी अच्छा, हाँ, ये कथाक्रम आयोजन का है। लखनऊ में जो कथाक्रम आयोजन, उस कथाक्रम आयोजन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सभागार में हुआ था। तो जाहिर है कि जो है नवंबर का महीना था, कुछ कुछ सर्दियां आ गई होंगी, तभी हम लोग जो है इसमें जैकेट, और मैं कुछ ज़्यादा ही सर्द लग रहा हूँ मफलर में, तो वहाँ पर थे। और साथ में हमारे कहानीकार मित्र हैं मध्य प्रदेश के, नाम इनका जो है बहुत अच्छे कहानीकार हैं। इस समय नाम जो है थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है। तो हम लोग उस समय साथ थे। तो बाकी हम लोगों के बहुत से चित्र साथ साथ हैं और बहुत से तो ये है। आपने इन चित्रों को उपलब्ध करा करके उन यादों को फिर से एक बार साझा किया है। और मैं समझता हूँ अर्पण जी, आज का जो आपने ये आयोजन किया और ये बातचीत हुई,
और इस बातचीत के माध्यम से हम अपने जो है कथाकार मित्र की रचनात्मकता को, उनके व्यक्तित्व को, उनके संपादकीय अवदान को टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, लेकिन हम लोग याद कर रहे हैं और आप ये श्रृंखला चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व के और भी पहलू आगे आते जाएंगे और इस तरह के आयोजन जो है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी होते रहने चाहिए। और जाहिर है कि ये आयोजन जो है रिकॉर्ड में भी रहेगा, दर्ज रहेगा और बाद में अगर संभव हो तो इसको थोड़ा प्रिंट में भी लाने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग। ये मेरा सुझाव है। जी बिल्कुल, हमारी ओर से यही कोशिश भी रहती है वीरेंद्र जी कि हर एकाग्र की जो रूपरेखा बनती है वह कुछ ऐसी ही बनती है कि जब कभी भविष्य में कुछ ऐसी स्थितियां हों तो उसे पुस्तकाकार प्रकाशित हाँ, किए नहीं जाए। बहुत जी, और मैं साथियों इस चित्र को दोबारा इसलिए से दिखला रहा हूं, काशीनाथ सिंह और अखिलेश जी और वीरेंद्र यादव जी, इस चित्र को इसलिए भी दिखला रहा हूं कि आज जब निर्वासन पर सविस्तार वीरेंद्र जी ने अपनी बात रखी, तो क्यों नहीं काशीनाथ सिंह जी का भी कमेंट हम ले लें कि हमारे समय का एक वरिष्ठ कथाकार किस रूप में इस बेहद अनूठी कृति को याद करता है, उसे किस रूप में समझता है। काशीनाथ सिंह लिखते हैं, कोट, निर्वासन मेरी नजर में भारतीय समाज के विकास के मॉडल की, निर्वासन मेरी नजर में भारतीय समाज के विकास के मॉडल की सोनोग्राफी है। रही बात उपन्यास की संरचना, शिल्प और भाषा की, तो इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि फिलहाल हिंदी में गिने चुने कथाकार हैं जो कलाकार भी हैं और इस मामले में अखिलेश का जोड़ नहीं। अनकोट, काशीनाथ सिंह। तो कितनी बड़ी बात कह जाते हैं काशीनाथ जी, तो निश्चय ही एक बड़ी बात तो है ही। और जिस तरह से कथाकार के रूप में उनकी कृतियां एक के बाद एक आती हैं, जिसकी चर्चा आज भी हुई, कल भी हुई थी, चाहे वे लंबी कहानियां हो, उपन्यास हो या संस्मरणों में भी जिस तरह से कथात्मकता आती है, वह सब मिलकर अखिलेश के कथाकार के पक्ष को हमारे सामने बहुत ही सुदृढ़ रूप में लाता है। वीरेंद्र जी, आप उपस्थित हुए, अच्छा लगा। और चलते 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 एक एक बात मुझे लगता है कि उसको उद्धृत भी किया जाए और उस पर आपको सुना भी जाए। बहुत रोचक बात है वह, बहुत रोचक तथ्य है। बड़ी बड़ी ही सहजता से आपने वह बात लिखी है। जो भी लोग अखिलेश जी को जानते समझते हैं, देखते हैं उनके स्वभाव को या उनके रूप विन्यास को या जिस भी तरह से कहिए व्यक्तित्व को, वे भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होंगे। मैं भी सहमत हूं। आप लिखते हैं अपने इसी संस्मरणात्मक आलेख के अंतिम पैरे में, तो उसको खोलने के लिए ही और आपको कुछ उकसाने के लिए ही इसे मैं पढ़ रहा हूं। आप लिखते हैं, कई मामलों में अखिलेश लेखक की पारंपरिक छवि का अतिक्रमण करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कहते हैं। थोड़ा कुछ एक वाक्य और पढ़कर हम वीरेंद्र जी को सुनेंगे इस पर। चेहरे मोहरे पहनावे आदि से तो वे चेहरे मोहरे पहनावे आदि से तो वे लेखक नुमा होने से मुक्त रहते ही हैं। व्यावहारिक जीवन में भी वे गैर लेखक सरीखा आचरण करते हैं, यानी नियमित आयकर रिटर्न भरते हैं, बीमा की किस्त चुकाते हैं, मकान के लिए कर्ज लेकर भी बैंक के डिफॉल्टर
नहीं घोषित होते, आदि आदि। और यह बात मित्रों वीरेंद्र यादव ही लिख सकते हैं, क्योंकि यही उस ऋण के गारंटर भी थे। तो कुछ और बातें सुन लें और फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी वीरेंद्र जी। अर्पण जी, जब मैंने अखिलेश जी के बारे में ये लिखा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखा, और उनको जो है उनको देखते हुए, उनको समझते हुए ही लिखा। और ये सच है, देखिए कि एक लंबे समय के बाद तो जैसे कि बहुत से लोग लेखक नुमा हो जाते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस जी थे इस शहर में, तो पूरी तरह लेखक नुमा थे, पूरा शहर उनको लेखक नुमा लगा। अच्छा, कुछ लोग पूरा शहर नहीं जानता, लेकिन वो मतलब अपने व्यक्तित्व से कुछ लोग थोड़ा सा गुरु गंभीर, अपने पहनावा, अपना कुर्ता, या मेरे तरीके का लंबा बाल, या किसी तरह से वो जो है उनका हुलिया कुछ ऐसा लगता है कि शायद ही कुछ बौद्धिक या कुछ इस तरह का व्यक्ति हो। तो लेकिन अखिलेश ने जो है कभी कोई जतन नहीं किया, यानी कि वो आज भी जो है मतलब जीन्स भी पहन लेते, जीन्स पहन लेंगे, उसके ऊपर एक जो है यानी कभी भी पैंट के अंदर उन्होंने कमीज नहीं डाली, यानी कि एक सामान्य तरीके से कमीज तो पैंट के अंदर डाली जाती है, लेकिन वो कमीज हमेशा ऊपर उनकी रहेगी। तो हाव भाव या इन सब चीजों में, और खाली उनका अखिलेश नाम है, अखिलेश के साथ कोई उनका जो है किसी तरह की और दूसरी संज्ञा नहीं जुड़ी हुई है। तो कई बार जो है कुछ वो जो है एक बहादुर होने का भी एक भ्रम पैदा करते हैं कि एक वो इस तरह का है। तो जब मैं ये कह रहा था, दूसरी जो बात हमने कही कि वो जो है जो अच्छे नागरिक का, नियम का, ये हम सब में, बहुतों के जीवन में, देखिए मैं स्वयं, मैंने तो एक जीवन भर एक जिसे कहा जाए 10 से 5 की नौकरी की और ये की, तो अनुशासनबद्ध लोग, लेकिन मैं अनुशासनबद्ध नौकरी में भी अनुशासन नहीं था, और ये करके, और जीवन में भी नहीं है, समयबद्धता भी नहीं है। लेकिन मैं अखिलेश के बारे में ये कहूंगा कि अखिलेश में जो है एक अनुशासनबद्धता है, यानी कि अखिलेश को जो काम करना है वो करना है, समय पर कर लेना है और मुस्तैदी के साथ कर लेना है। वो किसी तरह का हीला हवाला नहीं है, मतलब वो एक आलस्य जो है बौद्धिकता की खाद है। ये मुझ जैसे लोग ये इस बात को एक बहाने के रूप में पेश करते हैं, अखिलेश के साथ ऐसा नहीं है। तो अखिलेश जो है पत्रिका का भी काम कर लेंगे, अखिलेश दूसरे भी काम कर लेंगे, अखिलेश घर का भी, यानी कि अखिलेश जो है घर की रसोई में भी हिस्सेदारी कर लेते हैं, और खास तरह के व्यंजन बनाने में उनको महारत हासिल है। यद्यपि उन व्यंजनों से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं शाकाहारी हूँ। तो वो इस तरह से, तो तात्पर्य करें, जब मैंने वो पंक्तियां लिखी तो पंक्तियां वास्तव में, यानी कि एक देखिए अखिलेश, मैंने पहले भी कहा, इसको लिखित किया, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने वो बात लिखी है, आपने संकेत किया तो थोड़ा एक और पंक्तियां उसमें बढ़ा देता हूँ कि जैसे भाई इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करते, वो भी उनकी व्यवस्था है फाइल करना, इसलिए क्योंकि उन्होंने मकान का लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, नौकरी करते नहीं है, तो हाउसिंग लोन लिया हुआ है, रिटर्न भी पत्रिका भी निकालते हैं, उसके भी कुछ आय, ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें मुस्तैदी रखना है। और ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, जो बैंक का, यानी कि ज्यादातर लंबे समय तक के लोन जो डिफॉल्टर होते हैं, ये सारे बैंक के अधिकारी, बैंक कर्मी जानते हैं। और ये तो मेरा अपना प्रत्यक्ष का अनुभव कि जो मेरे छोटे भाई जो बैंक मैनेजर थे, उन्होंने जब कहा कि ये जो आपके अखिलेश जी, तो मैं थोड़ा सा शंकाग्रस्त हो गया कि लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया लोन में, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये इतने पंक्चुअल हैं, इतने पक्के हैं कि महीना पूरा होने के पहले ही किस्त वहां पे देने चले जाते हैं, जिससे कि अक्सर बैंक को ही दिक्कत होती है कि तब तक वो डेट्स नहीं खुली होती है या जो भी है, मतलब। तो मैंने इस संदर्भ में, और ये बात मैं कहूंगा कि कभी भी अपने को संपादक होने का, अपने को लेखक होने का,
अपने व्यक्तित्व से या अपने हाव भाव से उन्होंने नहीं लिया। और मुझे लगता है कि अगर हम दोनों साथ हों या और भी मित्र साथ हों तो औरों को तो लोग लेखक समझ लेंगे, लेकिन अखिलेश जी जो है एक दबंग शहरी के रूप में देखिए उनका व्यक्तित्व पहचाना जाता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो उनको दबंग शहरी के रूप में पहचानेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिन लोगों के साथ उनका व्यवहार है, यानी कि संयोग से एक पोस्टमैन जो है, जो उनके यहाँ डाक देता था किसी दौर में, बाद में मेरे यहाँ डाक दे, किसी प्रसंग में अखिलेश जी का जिक्र आया तो उसने कहा कि भाई वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत तारीफ है उनकी। तो एक अनजाने व्यक्तियों द्वारा उनकी विनम्रता का ये दूसरा थोड़ा शाहीपन तो उनमें है, शाहीपन इन द सेंस कि हम लोग जैसे कि मान लीजिए कई बार ये हुआ कि ऑटो से हम लोग हजरतगंज से आए और अपने रिहाइश के चौराहे के पास उतरे, तो मैं अक्सर वहां से उस चौराहे से मैं पैदल आता हूँ, और उस चौराहे से जो मेरा घर है वो अखिलेश के घर की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा दूर है, यानी कि मेरा 1-1.5 किलोमीटर होगा और अखिलेश का 1 किलोमीटर से कम होगा। लेकिन अखिलेश हमेशा, यानी कि जब भी मैं थोड़ा आगे आता था पीछे मुड़ के देखता था, अखिलेश जो है मतलब किसी रिक्शे पर बैठ जाते थे, और रिक्शे पर यानी कि उतनी थोड़ी सी दूर के लिए भी बिना रिक्शे के ये नहीं चलते थे। तो मैं भैरव प्रसाद गुप्त को याद करता हुआ मैं कहूंगा कि आदतों में तो ये शाही है, आदतों में शुमार है। और भैरव प्रसाद गुप्त जी को मैं क्यों याद कर रहा हूँ, इसलिए याद कर रहा हूँ कि अखिलेश जब इलाहाबाद में थे, जब छात्र थे, और जिसे कहा जाए कि छात्र थे और बेरोजगार, छात्र बेरोजगार होता भी है, तो खैर जब वो दौर था यानी फांका मस्ती का दौर था, उस फांका मस्ती के दौर में भी अखिलेश रिक्शे से चलते थे। तो अखिलेश ने खुद मुझे बताया कि भैरव प्रसाद गुप्त ने कहा, अखिलेश तुम लेखक संगठन नहीं चला सकते, लेखक संगठन चलाने के लिए जो है साइकिल पे चलना जरूरी होता है, तुम रिक्शे पे चलते हो, तुम लेखक संगठन नहीं चला सकते हो। यानी कि एक व्यक्ति जब छात्र था, छात्र जीवन में भैरव प्रसाद गुप्त की नजरों में वो मतलब एक जिसे कहा जाए कि रिक्शे की सवारी करता हुआ और चल रहा था, साइकिल पे नहीं चल रहा था। तो भाई मैं ये तो कहूंगा कि जो है अखिलेश जो है एक शाही व्यक्तित्व। तो दूसरा देखिए, अब जो बात हो कि अब आपने खोल दिया है 1-2 मिनट तो मैं करूंगा ही कि देखिए मित्रों के सत्कार में, स्वागत में कभी, यानी अखिलेश के आने के बाद और तद्भव का जब प्रकाशन हुआ, थोड़ी व्यवस्था बनने के बाद, और जब अखिलेश ने अपना घर भी ले लिया, उसके बाद ज्यादातर यानी बाहर से जो मित्र आते हैं, कई लोग उनके यहाँ ठहरते भी हैं, और आवश्यक रूप से हम लोग कई मित्रों के आने पर उनके घर पर बैठकें होती है, 6-8-10 लोग हम लोग साथ में बैठते हैं, खाना पीना सब होता है। तो एक मित्र वत्सल भी हैं, आवभगत भी करते हैं, और जिसे कहा जाए कि आगे बढ़ करके उत्साह के साथ करते हैं। तो अखिलेश बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे साहित्यिक है, साहित्यिक न दिखने के बाद, यानी कि जिस अखिलेश का पूरे देश में सिक्का चलता हो है, और वो सिक्का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ, लखनऊ का हूँ, कई लोगों को ये सही या गलत ये पता है कि निकटता भी अखिलेश से है, तो अखिलेश के बारे में मुझसे कुछ गुप्त सूचनाएं भी चाहते हैं, कुछ बातचीत भी करते हैं, लेकिन अखिलेश का जो एक रौब है, वो रौब भी उन पे गालिब होता है पूरा। तो अखिलेश एक साथ जो हम कहते हैं कि एक रौबीले लेखक हैं और संपादक हैं, और एक मित्र संपादक और मित्र लेखक भी हैं, एक जनतांत्रिक भी हैं, और निश्चित रूप से ये सारी खूबियां किसी एक व्यक्ति में होना एक नियामत है। और हम सारे मतलब लखनऊ के हम कई मित्र संयोग से, बहुत से लोग शहर छोड़ के चले गए, कुछ नहीं रहे, उसके बाद एक रिक्तता है हमारे शहर में। तो उस रिक्तता के बावजूद जो हम लोग बहुत सीमित लोग हैं, तो 3-4 लोग तो निश्चित रूप से हम लोग जो है अक्सर मिलते हैं, अक्सर संवाद रहते हैं। और देखिए ये इसलिए भी है कि हम लोग जो है एक पारदर्शिता के साथ और बिना किसी लेन देन की संस्कृति के,
है। आपस में कोई लेन देन का, लेन देन का मतलब कोई साहित्यिक लेन देन या किसी तरह की उम्मीद रखना, किसी तरह की उम्मीदों के बिना हम लोग बेबाक और बेलौस संवाद करते हुए, और कई बार हम लोगों की असहमतियां देखिए, हम लोग मित्र हैं, आत्मीय मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, इसके बाद भी ऐसे मौके आते हैं कि असहमतियां हम लोगों की, देश में ऐसे हिंदी समाज में ऐसे मुद्दे आए हैं कि हम लोग उन मुद्दों पर दो छोर पे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन असहमतियों का निर्वाह भी हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ किया कि हम लोग जिस स्टैंड पे हैं वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कभी मनोमालिन्य या व्यक्तिगत, खाली हमारे अखिलेश की बात नहीं है, और भी जो साथी हैं, तो इस शहर ने एक ऐसा वातावरण दिया कि हम लोग ऐसे बन सके, और अखिलेश ने आगे बढ़ करके उस वातावरण को, जिसे कहा जाए कि और समृद्ध किया और सहज बनाया। तो हम कह सकते हैं कि अखिलेश की मित्रता मेरे लिए जो है एक फख्र की बात है, और अखिलेश का लखनऊ शहर का होना और अखिलेश के माध्यम से तद्भव का होना, मैं उसको बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि एक तद्भव जो है इस शहर की बड़ी पहचान के रूप में, यानी कि अभी कल हम लोग यशपाल की पत्रिका विप्लव की बात कर रहे थे, तो जाहिर है विप्लव की बात कर रहे हैं, यशपाल के विप्लव की बात कर रहे थे, लखनऊ शहर की बात कर रहे थे, तो लखनऊ शहर के अवदानों की जब बात होती है तो प्रेमचंद से लेकर के, यशपाल से लेकर के, वो बात जो है कृष्णनारायण कक्कड़ की पत्रिका युग चेतना से लेकर के और अखिलेश के तद्भव तक आती है। तो मैं समझता हूँ कि तद्भव और अखिलेश का जो इतना बड़ा वितान है, वो वितान जो है हम लखनऊ वासियों के लिए, हम मित्रों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही संतोष का विषय है, बहुत फख्र का विषय है। और जो बात आप अभी कह रहे थे कि किस तरह भी बिल्कुल बगैर किसी से प्रभावित हुए हर तरह के पक्ष को सामने लाते हैं। अगर हम उनके संपादन में आई पुस्तक जो है श्रीलाल शुक्ल की दुनिया, उसकी भी चर्चा करें तो वहां भी अपने संपादन में वे यह पुस्तक निकालते हैं, मगर वे स्वयं कहते हैं कि यह कोई अभिनंदन ग्रंथ नहीं है, इसमें हर तरह के आलेख हैं, कई ऐसी कमियां हैं जिस ओर विभिन्न आलोचकों ने संकेत किए हैं, स्वयं आपका भी उसमें आलेख है। तो जी, इस पर कुछ कहना चाहें? हाँ, वो घटना देखिए अर्पण जी बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प ये कि देखिए तद्भव का पहला अंक था, और तद्भव के पहले अंक में अखिलेश जी ने मुझसे कहा कि भाई श्रीलाल शुक्ल के औपन्यासिक अवदान पर और खासकर राग दरबारी पर केंद्रित आलेख अगर आप लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा भी मन था राग दरबारी पर लिखने का, और राग दरबारी पे इतना लिखा जा चुका है, बहुत लिखा जा चुका है, और हिंदी का एक अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास है, यानी कि राग दरबारी के बिना हिंदी उपन्यासों की बात नहीं पूरी होती है। लेकिन राग दरबारी को लेकर के मेरी दृष्टि जो है थोड़ी भिन्न दृष्टि थी, थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि थी, तो मैंने तद्भव के लिए वो लेख लिखा और हमने अखिलेश को दिया वो लेख छपने के लिए। जाहिर है कि वो लेख जो है खासा आलोचनात्मक था, तो अखिलेश उस लेख को लेकर के मेरे पास आए और उन्होंने अपने असमंजस को व्यक्त किया उस लेख के बारे में संकेतों में। तो जब उन्होंने अपना असमंजस व्यक्त किया और तो मैंने उसको उनके हाथ से लिया और मैंने इसको ऑफिस में मेरे आए थे, वहाँ बात हुई, मैंने अपनी ड्रार में उसको रख लिया। तो हमने कहा कि ठीक है, ये कहीं और जो है इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं और छप जाएगा। तो अखिलेश ने कहा नहीं, छपना तो इसे तद्भव में ही है। तो हमने कहा कि अच्छा भाई अगर तद्भव में, हमने कहा ठीक है, अगर इसे तद्भव में ही छपना है तो मैं इसे एक निगाह फिर से देखूंगा। और मैंने उस पर एक निगाह फिर डाली तो और मुझे भी लगा कि उसमें जो है कुछ उसको थोड़ा सा जो है और नरम बनाया जा सकता है। कुछ अभी कुछ अभिव्यक्तियों में थोड़ी तरमीम के मुझे स्वयं लगा कि ये इन अभिव्यक्तियां कुछ अधिक तुर्श या आक्रामक या इस तरह की है। तो हमने कुछ चीज़ों में बदला, लेकिन फिर भी
पूरे लेख का हमारा जो टोन था, पूरे लेख की जो धार थी, जाहिर है वो राग दरबारी को प्रश्नांकित करने वाली थी। तो मैंने वो दिया। अखिलेश ने मुझसे कहा इसके पहले ही, जब उन्होंने वापस कहा था कि लेख तो तद्भव में ही छपना है, ये कहा उन्होंने कि देखिए मैं अभिनंदन ग्रंथ नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक समग्र एक श्रीलाल शुक्ल पर एक समग्रता में एक अंक निकाल रहा हूं, जिसमें हर तरह से उन पर विचार किया जाएगा, और आपका लेख तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमने फिर वो लेख दिया, फिर वो लेख खासा आलोचनात्मक वो छपा। और तो और खाली यह नहीं, देखिए कई उदाहरण ऐसा है, हर तरह के उदाहरण है, मतलब मेरे साथ जो है मेरा जो है मतलब शुरू के दौर का जो अधिकांश लेखन था अखिलेश के दबाव बनाने पर, चाहे वो गोदान वाला लेख हो, आधा गांव पर हो, या अंग्रेजी उपन्यासों का लेख हो, या और भी कई लेख, इस तरह के लेख जो कि खासे चर्चित हुए, वो लेख जो है तद्भव में ही छपे। एक लेख मेरा 1857 पे छपा। 1857 पे जो लेख था वो भी खासा चर्चित और विवादास्पद हुआ। उस लेख पर एक लेखक ने, जिस लेखक ने 1857 पे उपन्यास भी लिखा था, मैं नाम ले लेता हूँ, पाई घर उपन्यास, उसके लेखक कमलाकांत त्रिपाठी। कमलाकांत त्रिपाठी ने मेरे 1857 के लेख पर बहुत ही आक्रामक पत्र लिखा है, मेरे विरुद्ध लिखा। बहुत ही आक्रामक किस्म का पत्र था, और वो पत्र अखिलेश के पास आया, और अखिलेश ने मुझे बताया कि भाई एक पत्र आया है। तो मैंने कहा भाई छापो, तो छपना तो था ही। तो वो पत्र, यानी कि जो तद्भव में मेरा जो लेख छपा था, उस लेख के विरुद्ध कमलाकांत त्रिपाठी का वो पत्र छपा। इतने नहीं, एक दूसरी घटना, यानी कि मेरा जो मेरी आलोचना की जो पुस्तक उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता जब प्रकाशित हुई, तो उसकी बहुत सी आलोचनात्मक लेख उस पर छपे, और अधिकांश लेख, बल्कि लगभग सभी लेख उसके मतलब सकारात्मक थे। वो उसमें एक लेख ऐसा था हमारे उस उपन्यास वर्चस्व सत्ता को लेकर के, जो ध्वस्तकारी था। वो ध्वस्तकारी लेख था अभय कुमार दुबे का। वो लेख था, और उन्होंने उसमें कुछ अवधारणाओं को लेकर के ध्वस्त किया था। और वो लेख जो है, यानी कि जाहिर है कि अधिकांश लेख तद्भव के ही छपे थे। तद्भव और मेरी पुस्तक के बारे में भी सकारात्मक राय थी, और संपादक की भी सकारात्मक, अखिलेश की भी जबरदस्त थी। लेकिन वो क्योंकि अभय कुमार दुबे ने लिखा था, तो वो जो कि त्यों वो समीक्षा जो है प्रकाशित हुई। तो इस तरह के कई बार अखिलेश ने कभी समझौता नहीं किया कि हमारे मित्र पर आंच आएगी या इस तरह का है, तो बेबाक तरीके से वो चीजों को प्रकाशित करते रहे। तो जब मैंने ये कहा कि पारदर्शी संबंध, तो वो इसी तरह के संबंध रहे हैं। मैंने कभी भी कि उन पर कोई दबाव नहीं डाला, या कभी सिफारिश नहीं की कि आप अमुक का लेख छाप दीजिए, अमुक की कहानी छाप दीजिए। इतने समय, यानी कि आज ही मिला है मुझे तद्भव का 45वां अंक, यानी कि 45 अंक हो गए, आज तक एक भी मैंने किसी रचना के लिए उनसे सिफारिश नहीं की। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरे पास लेखकों ने सिफारिश नहीं की। मेरे पास लोगों ने सिफारिश की, मेरे पास लेख भी भेजे कि इसको तद्भव में छपवा दीजिए। मैं अपने ही स्तर पर उसका निस्तारण कर देता था कि भाई ये कह के कि ये तद्भव का जो स्तर है, या जो तद्भव का जो स्वरूप है, वो तद्भव के स्वरूप के अनुकूल नहीं है। मैं अपने स्तर पर ही, बिना अखिलेश को बताए, मैं उनको बताता भी नहीं था, कभी मैंने उनको असमंजस में डाला नहीं। और मैं सार्वजनिक मंच पर ये बात कह रहा हूं कि आज तक जो है मैंने कभी किसी रचना के बारे में, जबकि बाहर के लोगों को ये उम्मीद रहती है कि इनको तो सब कुछ पता होगा और इनकी कुछ दखल भी होगी, मेरा कोई दखल नहीं। और तो जब ऐसे संबंध हो, यानी कि इतना लंबा एक आपका मित्र एक पत्रिका का संपादक हो, इतना लंबा समय हो, आप उसमें वो संपादक आपसे लगातार लिखवाता रहा हो, एक जिसे कहा जाए कि सिर पर चढ़ करके लिखवाता रहा हो, ऐसे संपादक से भी आप जो है किसी रचना की सिफारिश न करें। और
जब हमने की नहीं तो अखिलेश के मानने का भी कोई सवाल नहीं, लेकिन ये सच है, ये जो कि बातें मैंने कही कि मेरी रचना पर आलोचनात्मक या मेरे विरुद्ध नकारात्मक तरीके की जो प्रतिक्रियाएं आई, अखिलेश ने उनको दबाया नहीं, वो प्रकाशित हुई। तो मैं समझता हूं कि जब अखिलेश ने मेरे साथ ये किया, यानी कि एक न्याय बरता, मेरे साथ ये न्याय बरता कि और एक संपादकीय स्वतंत्रता का वर्णन किया, तो वो बाकी उनका जो संपादकीय कार्य है उसमें वो गुण के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर ही रचनाओं को स्वीकारते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि हिंदी के अत्यंत श्रेष्ठ, बड़े, महत्वपूर्ण लोगों की रचनाएं अखिलेश ने वापस की हैं, जिनको कि कभी सोचा नहीं होगा कि कोई पत्रिका मेरी रचना वापस कर देगी, अखिलेश ने उनकी रचनाएं वापस की हैं। तो ये है एक संपादकीय व्यक्तित्व। ये मैं मित्र के नाते नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक जिसे कहा जाए कि एक नीरक्षीर विवेक के आधार पर अपनी बात कहते हुए कह रहा हूं। तो ये बात जो है मानी जानी चाहिए, ये स्वीकार की जानी चाहिए। और यह भी कि तद्भव जो है अब जो आज का समय है उसमें दिक्कतों के साथ छप रहा है। और अभी जो आज जो अंक आया है, मैंने देखा कि उसमें विज्ञापन बहुत कम हो गए हैं। तो यह स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तद्भव छप रहा है, तद्भव छपता रहे, ये हम सबकी चाहत है। वरना जो हम सारे लेखकों का, एक गंभीर लेखकों का जो एक मंच है, मैं समझता हूँ कि वो मंच बना रहना चाहिए। और अखिलेश ने इस मंच को मुहैया कराया है, इसके लिए तो समूचा हिंदी समाज आभारी है। जी, जी बिल्कुल। और जिस मित्रता की आप बात कर रहे हैं कि कैसे वहां एक निसंग भाव है, कोई लेन देन की संस्कृति है ही नहीं। अगर हम अखिलेश जी के ही संस्मरण को पढ़ते हैं, जो वे आप पर लिखते हैं, एक सतत एंग्री मैन वाला संस्मरण, तो कैसे मुद्रा राक्षस और आपके बीच कितने तरह के झगड़े होते हैं। वो सभा को छोड़कर चले जाते हैं, कुत्ता उनकी उंगली काट लेता है, और फिर लगता है कि अब तो दोनों की मुलाकात कभी होगी ही नहीं। और अगले ही दिन आप दोनों हजरतगंज में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मिल जाते हैं। तो यह एक निश्चय ही एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा स्वभाव कहिए दोस्ती का, कि बड़ा सुखद है। और ऐसी कई वानगी आज हमने आपके इस वक्तव्य में भी पाई, सुनी। तो बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी, आपने समय निकाला और इतनी देर तक यह बातचीत संभव हुई। और अखिलेश जी के बहाने, उन पर इस एकाग्र के बहाने कई तरह की साहित्यिक सांस्कृतिक मसले हैं, मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा हुई, कई जरूरी संदर्भ भी आ सके। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद अर्पण जी। अच्छा, कल अच्छा एक लगा नई मुझे। कड़ी में, जी कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलेंगे और अखिलेश जी के किसी और पक्ष पर चर्चा होगी। शुभ रात्रि।